हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव लर्नर्स। तो आज हम यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, अरस्तू के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संविधान में सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मध्यवर्तिका। जॉन लॉक के अनुसार निम्न में से एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है: संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर डी श्रम जो है वो प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है जॉन लॉक ने। यह किसने लिखा था कि राज्य एक पूर्णतः तर्क शक्ति है? तो हीगल के द्वारा ये बात कही गई है। गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा एक ये था मोरल वेपन, यानी कि नैतिक औजार है। बी आर अम्बेडकर को सांत्वना किस अवबोधन से उपलब्ध हुई थी? तो बुद्ध से। निम्न में से आधुनिक राज्य में एक प्रकार की स्वतंत्रता स्वीकार्य नहीं है। तो आधुनिक राज्य में प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी कि नेचुरल लिबर्टी ग्राह्य नहीं माना गया, स्वीकार्य नहीं माना गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नीचे जो है थिंकर्स दिए गए हैं और एक साइड जो है बुक्स दिए गए हैं, तो उनको आपको मैच करना है। तो आप देखोगे जो दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो रूसो के द्वारा लिखी गई है, तो डी। फिर उसके बाद टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये जो है जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है। फिर एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ये जो है जर्मनी बेंथम के द्वारा लिखी गई है। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये जेएस मिल के द्वारा लिखी गई है। तो अगर हम देखें तो हो जाएगा ए का 4। ए का 4 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। और भी आप मैच कर सकते हो। जो बी है, बी का क्या हो गया? थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8, व्यवहारवाद एक हमला है। तो व्यवहारवाद जो हमला है वो क्रमबद्ध सिद्धांत के ऊपर। फिर उसके बाद एक तरफ जो है इज्म दिया गया है और दूसरी तरफ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। तो पहला है उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद को डेविन स्टन के द्वारा बताया गया था। उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरिज्म, ये जो है बेंथम के द्वारा बताई गई थी। फिर विरोधाभास का विचार, ये माओ जोडोंग के द्वारा दिया गया था। और द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, ये हीगल के द्वारा दिया गया है। तो अगर आप देखो तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 और बी का थर्ड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ईस्टर्न की राजनीतिक जो परिभाषा का जो अंग नहीं है वो है मूल्यों का वितरण सभी स्वतंत्र समाजों में पाया जाना चाहिए, ये उसका अंग नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं हैं। तो शासकीय, नियामक, निस्सारक, वितरणशील। तो ये चारों होंगे इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के मुख्य तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर ए समानता, क्षमता और विभेदन, ये सही हो जाएगा। इनमें से किसका मानना है कि भ्रष्टाचार को आधुनिकीकरण से अलग नहीं किया जा सकता? ये जो बात है वो सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा कही गई है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, एक तरफ जो है सिद्धांत दिया गया है और दूसरे तरफ विचारकों के नाम दिए गए हैं। तो पहला है जनमानस सिद्धांत।
तो जनमानस सिद्धांत जो है वो ऑर्टेगा गासेट के द्वारा दिया गया है। फिर अल्पतंत्र का लौह नियम, तो ये माइकल्स के द्वारा दिया गया है, जिसे मिशेल्स बोलते भी हैं। फिर उसके बाद अभिजन का परिसंचलन, ये जो है यानी कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, ये जो है पेरेटो के द्वारा दिया गया है। और शक्ति अभिजन, ये जो है मिल्स के द्वारा दिया गया है। तो फिर से ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ए का 3, तो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें बाद 15वें क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, इनमें से संवैधानिक सरकार का आधार होता है। तो संवैधानिक सरकार का जो आधार होता है वो मुख्य ये सारे ऑप्शन नंबर ए, जो कि संवैधानिक सरकार, जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाई गई सरकार, नौकरशाही के उपयोग से जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाई गई सरकार, ये सारे चीज़ें उसके पार्ट हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है संवैधानिक सरकार का वो है सीमित सरकार, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने 20वीं सदी के प्रथम दशक में दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन किया? तो ये थे आर्थर बेंटले। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा संसदीय सरकार का मुख्य तत्व नहीं है? तो संसदीय सरकार का जो मुख्य तत्व नहीं है वो है निश्चित अवधि, यानी कि फिक्स टेन्योर। फिर क्वेश्चन नंबर 18, यथोचित विधि प्रक्रिया किस न्याय पद्धति की विशेषता है? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस तरह की जुडिशियल सिस्टम, किस कंट्री की जुडिशियल सिस्टम में पाया जाता है? तो वो अमेरिका में पाया जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जो है इंग्लैंड में पाया जाता है। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 19, कथन दिया गया है कि संकटों को झेलने में अध्यात्मक सरकार संसदीय सरकार की अपेक्षा अधिक सक्षम है। सही बात है। कारण दिया गया है सभी कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो रीज़न भी करेक्ट है, दोनों चीज़ें, यानी कथन भी सत्य है और रीज़न भी सत्य है। और जो रीज़न है, जो कारण है, वो कथन का सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये जो जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था। एक सेकेंड। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो कि 1976 में था। फिर 21वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अध्याय में समान व्यवहार संहिता का उल्लेख किया गया है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्याख्या जो है वो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, और इसका व्याख्या अनुच्छेद 44 में किया गया है। फिर है 23वां क्वेश्चन, लोकसभा प्रथम निर्मित कब हुई थी? तो ये जो प्रथम लोकसभा थी हमारी वो 1952 में निर्मित हुई थी, 17 अप्रैल 1952 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि विधान कर सकती है? तो ये था अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन
जीते। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा भारतीय महान्यायविद का अधिकार नहीं है? तो अगर आप ऑप्शन को पढ़ो तो राज्यसभा में बोलने का अधिकार, लोकसभा में बोलने का अधिकार, संसद में मताधिकार, सभी न्यायालयों में उपस्थिति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा कि भारतीय महान्यायविद का जो है संसद में मताधिकार का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि वो संसद के किसी सदन के मेंबर नहीं होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो पब्लिक ऑर्डर यानी कि जन व्यवस्था, ये संघ यानी कि सेंट्रल लिस्ट में सम्मिलित नहीं है, यूनियन लिस्ट में सम्मिलित नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम वित्तीय आयोग का गठन हुआ था? तो सर्वप्रथम वित्तीय आयोग का गठन 1951 में हुआ था, 1951 में, 1951 में सबसे पहले जो है वित्तीय आयोग का गठन किया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है कि दल बदल कानून कब बना था? तो दल बदल कानून जो है 85 में बना था, 1985 में बना था। और ये जो कानून था वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। और इसको फिर 2003 में एक बार इसमें और अमेंड किया गया और उसमें चेंज किया गया। और ये दल बदल कानून जो है हमारे जो शेड्यूल्स हैं उसको 10th शेड्यूल में इसको ऐड भी किया गया था, इसको 10th शेड्यूल में ऐड भी किया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसे लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकी उपागम का प्रेरणा माना जाता है? यानी कि जो फाउंडर ऑफ, हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच? तो इकोलॉजिकल अप्रोच के जो फादर थे वो थे फेडरिक्स। फिर इनमें से नव लोक प्रशासन किसको महत्व देता है? तो जो नव लोक प्रशासन है वो नैतिक मूल्य और सार्थकता को ज़्यादा महत्व देता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से हार्थोन प्रयोग कब किए गए थे? तो हार्थोन प्रयोग जो है एल्टन मेयो के द्वारा किया गया था और 1927 से 1932 के बीच में ये प्रयोग किया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, अनौपचारिक संगठन साधारणता होता है? तो जो कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सामान्यतः बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि लचीला होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस स्कूल में लोक प्रशासन के क्षेत्र में 7 मुहावरों को प्रतिपादित किया गया? तो जो प्रोवर्ब्स को यूज़ किया गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो था व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिज्म में यूज़ किया गया था हर्बर्ट साइमन के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किसने नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का विस्तार किया? तो नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार जो है ग्रे कुनास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, प्रशासन में किसी भी नए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता होती है? तो सर्वप्रथम जो आवश्यकता होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने की। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भर्ती में योग्यता के आधार को सर्वप्रथम इनमें से किसने दिया था? तो जो योग्यता आधारित भर्ती थी वो मैकाले समिति के द्वारा लाई गई थी 1854 में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38, फिर से एक साइड जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके बुक्स के नाम दिए गए हैं। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये जो बुक है वो बर्नार्ड की बुक है। फिर है आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो चीज़ थी वो वाल्डो के द्वारा
एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की गई। फिर इसके बाद द न्यू डिस्पोटिज्म जो है ये है, ये लॉर्ड हीवर्ड के द्वारा दी गई है। फिर द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑलबर्ट ट्रीट के द्वारा दी गई है। तो अगर हम देखें तो डी का वन कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी भी क्या हो जाएगा? इससे मैच कर जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया है सर्वप्रथम लोकपाल की संस्था की उत्पत्ति किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी, ARC जिसको बोलते हैं, और ये ARC जो बनी थी वो बनी थी 1966 में। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 41 पर। संधि मुख्य तत्व होती है, संधि का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है शक्ति संतुलन। फिर 42, अराजक राज्य के लेखक हैं, ये हैं हेडली बुल। 43वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संस्थान व्यवस्थित करने का प्रयास है। तो विश्व व्यापार संस्थान जो है वो व्यापार और प्रशुल्क को व्यवस्थित करने का एक प्रयास है, यानी कि जो WTO है वो क्या रेगुलेट करने की कोशिश करती है? तो वो ट्रेड एंड टैरिफ को रेगुलेट करने की कोशिश करती है या प्रयास करती है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि ग्रीन पीस आंदोलन ने निम्न क्षेत्र में एक मुख्य भूमिका निभाई है, तो पर्यावरण संरक्षण में। फिर 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों पर बाध्य है, कुछ राष्ट्रों पर बाध्य है, युद्धरत राष्ट्रों पर बाध्य नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों पर बाध्य है, ये बात सही नहीं है कि सभी राज्यों पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ कंडीशंस पर लागू होता है। फिर 46वां क्वेश्चन, नीचे दिए हुए राष्ट्रों में से किसने भारत के साथ युद्ध नहीं करने की संधि का प्रस्ताव किया? तो ये जो युद्ध नहीं करने की जो नो वॉर ट्रीटी थी वो पाकिस्तान के द्वारा कई बार प्रस्तुत की गई, लेकिन भारत ने इसको हटा दिया और उन्होंने नो फर्स्ट यूज़ की नीति अपनाई। फिर उसके बाद 47वां क्वेश्चन, कि यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मानते हैं। तो यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजक मानते हैं। फिर 48वां क्वेश्चन, 2004 में इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन में सहमति हुई। तो जो इसकी सहमति हुई थी वो हुई थी कि दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में। और ये जो 2004 में इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में जो ये सार्क सम्मेलन हुआ था वो 12वां सार्क सम्मेलन था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 मतलब 50, प्लेटो की रिपब्लिक ये प्रदर्शित करती है कि प्रजातांत्रिक सरकार का स्वरूप मुख्यतः होता है, वो प्रजातांत्रिक सरकार का जो स्वरूप होता है उस प्लेटो के अनुसार कि खराब। तो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने यही दर्शाया कि प्रजातांत्रिक जो सरकार होती है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि एक तरह से मोनार्क अपना, और ख़ासकर जो फिलोसफर किंग की उन्होंने बात की थी वो ज़्यादा सटीक वहाँ पे बैठता है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। तो आई एम थैंक यू फॉर दिस।